Hello all. Now let's start with the properties of the determinant. Now as you all can see here, the first property says that the value of the determinant remain unchanged if its rows and columns are interchanged. Okay, so if we interchange this row with the column, still the determinant का value won't get change. Okay, अगर हम लोग देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो ये d determinant है, तो इसका यहाँ पे हम लोग रोज जो है दैट इज़ फर्स्ट रो देखिए A1 B1 एंड C1 है, तो हम लोग ने D1 के लिए वो कॉलम बना दिया A1 B1 C1। जो यहाँ पे A2 B2 C3 और C2 ये जो हम लोग का सेकेंड रो है वो तो हम लोग ने यहाँ पे सेकेंड कॉलम बना दिया एज यू ऑल कैन सी और A2 B2 एंड C2। नेक्स्ट थर्ड रो जो है उसके एलिमेंट्स A3 B3 एंड C3 हैं, वही A3 B3 C3 हम लोग ने कॉलम के फॉर्म में लिखा। ओके, सो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो एलिमेंट्स रो की फॉर्म में है वही हम लोग ने एलिमेंट्स यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में लिखा फॉर D1। ओके, ये करने के बाद भी हम लोग का जो वैल्यूज़ है आप देखोगे यहाँ पे इन्हें जब हम लोग एलिमेंट्स को एक्सपांड कर रहे हैं बाय डिटर्मिनेंट मेथड, तो यहाँ पे जो इसका आंसर मिल रहा है that is equation 1 and this is equation number 2, both are same. Okay, though we are interchanging row with a column, still the answer is going to be same. So here we can say D1 equals to D1। तो यही प्रॉपर्टी फर्स्ट ये बता रही है हमें यहाँ पे कि अगर हम लोग रो और कॉलम के यहाँ पे इंटरचेंज भी कर लो ना तो भी हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कुछ अफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी number 1. Now let's move for the property number 2. Okay, if the two rows, okay, or any two columns, if we'll consider the two rows or two columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant is change। अगर हम लोग कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या होता है यहाँ पे साइन जो होती है डिटर्मिनेंट की वो चेंज हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे प्रॉपरली नोटिस करो A3 B3 C3 ये जो एलिमेंट्स हम लोग के थर्ड कॉलम के हैं ना, यही एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे A3 B3 C3 ये जो हम लोग के थर्ड रो के एलिमेंट्स है। ओके, दिस इज़ द रो के एलिमेंट्स, थर्ड रो के एलिमेंट्स है, वही मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो में सब्सटीट्यूट कर दिया और जो मेरे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे वो मैंने थर्ड रो में सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, आई मीन आई एम जस्ट स्वैपिंग दिस टू रोज, फर्स्ट रो एंड दी थर्ड रो। ये जब मैं स्वैप कर रही हूँ यानी कि क्या दो रोज को मैं अगर इंटरचेंज भी करने जाऊँ तो फिर क्या होता है, साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज। मतलब ये जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे पॉजिटिव था वही डिटर्मिनेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा लेकिन नेगेटिव में मिलेगा बिकॉज आई एम जस्ट इंटरचेंजिंग दी टू रोज। तो सेम केस होगा हम लोग के कॉलम के लिए, अगर मैंने कोई भी इन दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज किया तो ये मेरा जो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव था वो नेगेटिव डिटर्मिनेंट में बन जाएगा। अगर ये खुद नेगेटिव में होता तो ये पॉजिटिव में। इसके लिए यहाँ पे बोला है द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज, अगर हम लोग कोई भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे। नाउ लेट्स मूव फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी। इफ द टू रोज और द कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर हम लोग की सेम है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, देन द वैल्यू इज ज़ीरो। अगर हम लोग प्रॉपरली देखें ये डिटर्मिनेंट में तो यहाँ पे आप नोटिस करो तो आपका A1 B1 C1 ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है वही मेरे सेकेंड रो के भी एलिमेंट्स है, दैट इज़ A1 B1 C1। तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आर वेरी आइडेंटिकल, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इज इट क्लियर? Okay, now coming to the fourth property, if all the elements of any row or column are multiplied by a constant k, then the value of the new determinant so obtained is k times the value of the original determinant। अभी ये क्या बता रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर मैंने कोई भी एक रो को या कोई भी एक कॉलम को अगर मैं कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, जैसे कि आप देख सक रहे हो ये जो मेरा फर्स्ट रो है उसको मैंने k से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट के A1 बना, सेकेंड एलिमेंट के B1 बना और ये के C1 बना। तो आप देख रहे हो कि मैंने मेरे फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो जब हम लोग कोई भी रो को या कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह एग्जैक्टली क्या बच जाता है, k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। सो k टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द जो भी आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट रहेगा वो। ओके, नाउ कमिंग टू दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी। Fifth property says here that if each element of any row or column is expressed as the sum of the two terms, then the determinant can be expressed as the sum of the two determinant। अगर आप देखोगे यहाँ पे सो ये A1 प्लस x है, यानी ये क्या बन रहा है, सम ऑफ द टू टर्म्स बन रहा है। सम मतलब
प्लस प्लस ऑफ टू टर्म्स, जैसे कि फर्स्ट टर्म है a1, सेकेंड टर्म है x। यहाँ पे भी ये देखिए कैसे बन रहा है, ये जो एलिमेंट बन रहा है वो b1 प्लस y है, यानी सम ऑफ दी टू एलिमेंट सी है, और ये है हम लोग का एलिमेंट c1 प्लस जेड, ये भी हमारा सम ऑफ दी टू एलिमेंट्स है, यानी एडिशन ऑफ द टू एलिमेंट्स। तो जब ऐसे कोई एलिमेंट्स हमारे रहते हैं रो के या कॉलम के, तो फिर वो कैसे बन जाता है, देखिए that is nothing but it can be expressed as sum यानी प्लस ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स, प्लस ऑफ दिस टू डिटर्मिनेंट। अब ये दो डिटर्मिनेंट्स कहाँ से मिले, यही से, देखिए a1 b1 और c1, ये जो a1 b1 और c1 है ना हमारे, ये इधर हम लोग ने लिख दिया और इससे एक डिटर्मिनेंट बना दिया, और दूसरा जो एलिमेंट है एक्स वाई जेड, उससे हम लोग ने दूसरा डिटर्मिनेंट बना। बट आप देखोगे तो दोनों भी डिटर्मिनेंट में हमारा सेकेंड रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के एलिमेंट्स एज इट इज़ है। वी आर जस्ट स्प्लिटिंग दिस पार्ट, एक में हम लोग a1 b1 c1 देके एक डिटर्मिनेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम लोग प्लस लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन है इसके लिए, और दूसरे डिटर्मिनेंट में हम लोग पहले रो के एलिमेंट्स x y z करके सॉल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर? So see here, if each element of any row or column is expressed as the sum of the two terms, correct? Then the determinant can be expressed as the sum of the two determinants. Okay, now coming to this property, that is property number 6. यहाँ पे देखिए 6 प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इफ अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of the new determinant so obtained remain unchanged। मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर लेते हैं, उसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया कोई भी रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट के साथ, और फिर वो मल्टीप्लिकेशन मैंने ऐड किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, अगर मैंने उसे ऐड किया, तब वो जो हम लोग का नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए वो जो नया बनेगा दैट देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट सो ऑप्टेन रिमेन अनचेंज। तो जो भी उसका जो वैल्यू रहेगा वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे वो बता रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ओके, फिर मैंने यही डिटर्मिनेंट में क्या किया, ये जो मेरे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट है, देखिए उनके साथ मैंने सबके साथ के को मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा के a1 के b1 और ये के c1। फिर यही के a1 के b1 और के c1 के साथ मैं यहाँ पे मेरे थर्ड रो के एलिमेंट्स को एडअप कर रही हूँ। ये एडअप करने के बाद भी आप देख सक रहे हो यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट सो ऑप्टेन रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? दे विल बी इक्वल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, that's the last property, okay, that's seventh one, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्यों बोला गया है, देखिए इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द मेन डायगोनल इज ज़ीरो, ओके, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हम लोग का मेन डायगोनल है a1 b1 एंड सॉरी a1 b2 एंड c3, आप देख सकते हो ये हम लोग का डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं, बराबर है। यहाँ पे भी a1 b2 एंड c3 ये डायगोनल एलिमेंट, आप देख सकते हो ये डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर हम लोग के ज़ीरो होते हैं, बराबर है, इफ़ दे आर ज़ीरो, तो उसे हम लोग, आपको पता है कि उसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर इसे बोलते हैं, और इसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं, बराबर है, आपको ये ऑलरेडी पता है। फिर यहाँ पे that determinant, both the determinant will be equal to the product of the डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स है सीधा उन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बनेगा। जैसे कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ सम है जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ज़ीरो है, तो मैं इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ ये डिटर्मिनेंट का, मैं सीधा डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगी, यानी आई विल टेक द प्रोडक्ट ऑफ a1 b2 एंड c3, तो वही आंसर। अगर ये केस में आते हैं कि मेरे डायगोनल के ऊपर सभी ज़ीरोज़ है, तो मैं क्या करूँगी, सीधा यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूँगी a1 b2 एंड c3, तो वही मेरा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा मुझे। इज इट क्लियर? सो हियर वी आर डन विद दी ऑल 7 प्रॉपर्टीज, ओके, which will be there for our next exercise, that is 4.2, because 4.2 is completely based on this property only। इसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से करना है, प्लस इन्हें अच्छे से याद रखना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 4.2।
Now let's start with the next exercise, that is 4.2. Okay, and we have already done with the properties, so we all know all the properties for which are required for this exercise 4.2. So here the first question of this exercise says that without expanding evaluate the following determinant. मतलब हमें यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट को तो सॉल्व करना है, बट नॉट विद द डिटर्मिनेंट का मेथड. वी नीड टू evaluate this by using the properties, because यहाँ पे बोला है विदाउट एक्सपांडिंग. यूजुअली जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है, फॉर दैट वी एक्सपांड दी टर्म्स ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग करते हैं, पर यहाँ पे वैसे एक्सपांडिंग नहीं करना है. सो ऑफकोर्स विल मेक द यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज. सो ऑलरेडी वी हैव डन विद द प्रॉपर्टीज, एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टी सेज दैट कि इनमें से अगर मेरे कोई भी दो रोज या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है यानी सेम है, then the determinant is directly equals to 0. I mean the value of the determinant will be directly equal to 0. Now let's make either the two rows or two column of this determinant same, okay, so that we can directly conclude that the value of this determinant is equals to 0. So how we can make the two rows or two columns identical? Let's start with the sum. Okay, firstly we'll consider this determinant as, let d equals to, I'm naming this determinant with d over here. So let d equals to 1 1 1. I'm writing the elements of first column, then a b c, these are the element of the second column, and b plus c plus a, and a plus b are the element of the third column. Okay, so now we have named the given determinant by d. Okay, you can name with any alphabet over here. Okay, since our intention is to make either our two rows identical or two columns, so here I'm planning to make the two columns identical. Okay, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है इनमें जो एलिमेंट्स है दे आर ऑल वन. ओके, सो आई विल ट्राई टू मेक आइदर दिस कॉलम और दिस कॉलम विद इक्वल विद दिस 1 1. ओके, सो अगर हम लोग देखें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग दिस 1 1, तो ये जो चांसेस है इक्वल बनाने का, तो ये बस हमें C3 के लिए हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं. वी कांट टेक आउट वी कांट मेक दिस ए बी सी एज 1, करेक्ट. सो मेरा इंटेंशन तो इसमें 1 1 लाने का है ताकि मेरे ये दो कॉलम्स क्या बने, आइडेंटिकल बने. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एज वी ऑल नो दिस इज द कॉलम 1 दैट इज C1, दिस इज द कॉलम 2 विच इज रिप्रेजेंटेड बाई C2, एंड दिस इज द थर्ड कॉलम विच इज रिप्रेजेंटेड बाई C3. okay, so what I'll do now, I'll make the C3 के लिए कुछ ऐसे कर रही हूँ. यहाँ पे देखिए, I'll write here applying C3 के लिए I'll make few changes over here, like C3 के लिए elements है B plus C plus C and A plus B. Now what I'll do, I'll just go on adding this two columns. Okay, so C3 जो अब नया बनने वाला वो कैसे बनेगा, C3 plus C2. I'm just adding both the columns, that is C2 and C3. Okay, so यहाँ पे जो मेरा determinant का टर्म्स रहेंगे उनमें मेरे फर्स्ट कॉलम की टर्म्स तो वैसे ही हैं, मेरे सेकेंड कॉलम के भी टर्म्स वैसे ही है, बिकॉज यूर आई एम अप्लाइंग दिस न्यू ऑपरेशन फॉर C3 ना. सो ये जो भी है C3 प्लस C2, इससे जो नया क्रिएट होने वाला है वो C3 के नए एलिमेंट्स बनने वाले. सो योर इट विल बी लाइक दिस A प्लस B प्लस C, बिकॉज आई एम एडिंग बोथ द कॉलम्स सेम ओवर योर. इट विल बी B plus C plus A and over here C plus A plus B, correct. So ये हम लोग के नए एलिमेंट्स बने, and what I can see is that ये जो C3 में है, C3 के सभी एलिमेंट्स मेरे A plus B A plus B A plus B के फॉर्म में ही है. So what I can take out A plus B as common from this C3, correct. So here I am writing taking A plus B plus C. Since ये कॉमन है इसके लिए I can take out this as a common. Okay, I'm taking it common from C3, so it will be like this. Therefore D will be equals to what, it will be equal to 1 1 1. Over here it will be A B C, and over here it will be 1 1, as I'm taking out what,
ए प्लस बी प्लस सी एज कॉमन, तो आप यहाँ पे भी कॉमन ले सकते थे, मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, एनी हाउ यू कैन टेक इट आउट। देन एज यू ऑल कैन सी, मेरे ये जो डिटर्मिनेंट है उसमें दो कॉलम्स तो आइडेंटिकल बने, जिनमें एलिमेंट्स है कि 1 1 1 1 1 1, तो दो अगर मेरे कॉलम आइडेंटिकल बनते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इंटू दिस कॉमन पार्ट, ऑफ कोर्स इट वाज गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो ओनली। Is it clear? So here the value of this, so here the value of this determinant will be equals to 0. That's it. So this is how we can solve such kind of sum where strictly they have specified that find the value of determinant but without expanding. So without expanding matlab of course we have to make the use of those properties. Okay, and in the same manner we can solve the another sum. So let's begin with the next sum also. Now here the next question is this. Okay, next determinant is this, but the question is same, without expanding evaluate this determinant. Okay, so we need to find the value for this determinant but without expanding, so of course we'll make the use of this property again over here. So let mark this as again I can consider as this as D. If you want you can name it with another alphabet over here. So इसमें हम लोग देखें, सो जो मेरे रो के एलिमेंट्स है दे आर 2 3 4 5 6 8 6x 9x and 12x, but I can see that the 6x 9x 12x, these are nothing but I can take out 3 common from them, correct, because they are the multiples of 3. So what I can do is I can just take out 3x as common from here. So I am writing taking 3x common from third row, that is R3, correct. So the determinant will look like this. If I'll take out 3x common over here, it will look like this. Since my first two rows will be as it is, ओके जो मेरे टर्म्स थे फर्स्ट टू रोज के वो वैसे ही रहेंगे। यहाँ से जब मैं 3x कॉमन ले लूँ सो चेंजेस विल ऑकर ओवर योर। सो एज आई एम टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम दिस 6x, so it will be equal to 2. From 9x as I'm taking 3x common, it will be equals to 3, and from 12x I'm taking 3x common, so it will be equals to 4. Okay, but as we all can see, my first row and my last row they are same, correct, that is R1 first row and the third row they are same. So again the determinant will be equals to 0. So we have to specify here that since R1 and R3 are identical, okay, similarly यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा that C1, since C1 and C3 are identical. Okay, specify a reason. Okay, so now let's start with the next proof. Okay, so your the question is to prove that left hand side equal to this right hand side. Okay, so let's begin with by considering the left hand side. Okay, let's start with the solution by considering the left hand side, that is x plus y, z plus x, y plus z. सेकेंड रो के एलिमेंट्स है y प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स। थर्ड रो के एलिमेंट्स है z प्लस एक्स, वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ प्रॉपर्टीज। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस एक्सरसाइज दैट इज़ 4.2 दैट यू शुड बी अवेयर विथ ऑल दी प्रॉपर्टीज़, बिकॉज वही प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एंड सॉल्व करेंगे इसे। ओके, सो अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है प्रॉपर्टी का यूज़ करके। सो फॉर दैट योर व्हाट आई कैन डू इज़ अप्लाइंग, आई डू वन थिंग, ये जो मेरा R1 है ना, ये R1 के साथ में ये R2 और R3 भी ऐड अप कर लेती हूँ, तो देखिए क्या नया एलिमेंट्स बनेंगे R1 के। सो इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 में चेंजेस ला रहे हैं बाय एडिंग R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो ये कुछ ऐसे बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस। पहले तो हम लोग हमारे R1 का एलिमेंट लिख देते हैं, बराबर है, ये R1 का एलिमेंट था, उसके साथ अब ये
R2 ऐड हो रहा है, दैट इज़ Z प्लस एक्स, एंड उसी के साथ R3 यानी Y प्लस जेड ऐड हो रहा है। सेम यहाँ पे भी होगा Y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे भी सेम Z प्लस एक्स, तो यहाँ पे Y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, ये हम लोग का डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। अब सेकेंड के लिए जाते हैं, तो देखिए R1 में चेंजेस कर रहे हैं, तो R2 और R3 के एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे। ओके, हमें कैसे भी करके हमारे दो रोज़ को आइडेंटिकल बनाना है। ओके, फॉर दैट वी आर मेकिंग दिस चेंजेस। ओके, मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है प्रॉपर्टी का यूज़ करके, बिकॉज हम लोग इसे एक्सपांड करने जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स बनेंगे, बहुत सारा टाइम इसी में हम लोग का वेस्ट होगा। सो इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में कि हम लोग इसे एक्सपांड करते बैठे। तो एक्सपांड नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं जिससे ये कन्वीनियंटली सॉल्व हो सकता है। सो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ दी प्रॉपर्टीज़। ओके, इसके लिए मैंने बोला प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से करो। अगर आपको अच्छे से प्रॉपर्टी आता है देन दिस 4.2 विल बी मच ईजियर। ओके, नाउ हियर मैंने R1 का जो एलिमेंट था ना उसी के साथ R2 और R3 ऐड अप कर ले रही हूँ। आई एम डूइंग दैट पर्पसली, ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेंगे कि हम लोग उधर से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। ओके, पर मैंने R2 और R3 को एज इट इज़ रख दिया हुआ है। ओके, नाउ एज यू ऑल कैन सी, मैंने कॉमन क्यों बोला, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग दैट R1 में बहुत सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें मुझे कॉमन तो बट ऑब्वियस मिलेगा ऐड होने के बाद। ओके, सो देखो x प्लस एक्स दैट इज़ 2x, y प्लस वाई दैट इज़ 2y, एंड z प्लस जेड 2z, और ये तो एज इट इज़ रहेंगे एलिमेंट्स। Okay, next coming to this again, x plus x 2x, y plus y 2y, and z plus z is 2z. Same case will be over here, that is 2x 2y and 2z. Okay, now over here it will be x plus y, z plus x, y plus z, एंड एक्स प्लस वाई। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग के पास यहाँ पे फर्स्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स मिले और सब में प्लस है, तो एडअप करके कुछ ना कुछ कॉमन तो पक्का मिलेगा। सो आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 कॉमन है फर्स्ट रो में। ओके, और मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई जेड भी है, but I'm not going to take this time 2x plus 2y plus 2z as common from you. Why? The reason is that कि अगर मैंने इनमें से ये सब ये यहाँ पे जो है वो कॉमन ही है, अगर मैं यहाँ से ये कॉमन ले लूँ तो इनकी जगह 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, पर ये 1 कहीं पे भी मेरे R2 या R3 के साथ मैच ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो इसके लिए मैं यहाँ से बस 2 को कॉमन ले लूँगी। सो हियर आई एम टेकिंग ओनली 2, I'm taking a number 2 common from you. So it will be like this, x plus y plus z. Okay, then z plus x, then y plus z. From your x plus y plus z, from your x plus y, z plus x. Over here, x plus y plus z, y plus z, and x plus y. Is it clear? आई एम जस्ट टेकिंग 2 कॉमन, तो ये मिला। अब आप प्रॉपरली देखो कुछ थोड़ा तो सिमिलर लग रहा है क्या? अगर आप ध्यान देखिए यहाँ पे देखो, सिल सी समथिंग ना ऐसे कि हम लोग ये 2 रोज़ के लेके हम लोग सॉल्व करें तो कुछ ना कुछ आगे सॉल्विंग होगा। ओके, सो इफ़ यू कैन सी योर दैट अगर ये वाई जेड और ये वाई जेड, मतलब ये R1 ये R3 के साथ सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाई जेड ईज़िली कैंसिल आउट होगा और सिर्फ x बचेगा। सेम यहाँ पे देखो z प्लस एक्स है, तो ये z और ये x इधर से सब्ट्रैक्ट होके y बचेगा, इधर x बच रहा था इधर y बच जाएगा। सेम फ्रॉम योर इफ़ x प्लस वाई कट होगा तो z बचेगा। ओके, सो फ्रॉम योर वी आर हैविंग x y and z. सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी देखिए, अब योर आई डू वन थिंग, अप्लाइंग फॉर R1 दैट इज़
r1 minus r3. So it will be like this: x plus y plus z, then minus y plus z, x plus y plus z, then minus z plus x plus y plus z, then minus x plus y. Okay. ओके, तो इसे हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अभी। सो ये कुछ ऐसे मिलेगा। टू, एज आई टोल्ड यू, ये ब्रैकेट इसके साथ हट जाएगा ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूँ तो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना। यहाँ पे z और x और z पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हुआ, तो जो बचे हुए टर्म्स हैं वो लिख देते हैं। सो यहाँ पे x, यहाँ पे z प्लस एक्स, यहाँ पे y प्लस z, यहाँ पे बचा सिर्फ y, x प्लस वाई, देन z प्लस एक्स, यहाँ पे z, यहाँ पे y प्लस z एंड x प्लस वाई। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें कैसे भी करके इसे इक्वल टू ये बताना है ना हमें, है ना, इसे इक्वल टू ये बनाना है। सो योर व्हाट आई कैन डू इज़ फर्दर फॉर दिस पार्ट। देखिए अभी मेरे पास इतना कुछ आ रहा है। Okay, now let's do the next step after this. Okay, for this, what we can do is, I can do like this for this R2. Okay, R2 minus this R1, because अगर मैं x इसी में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो x हटने के बाद यहाँ पे z बचेगा, y सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे z सब्ट्रैक्ट होने के बाद here I'll get only y. So here I'm having the terms in this way, that is z, x and y. Okay, so let's begin further, because हमारा जो मेन प्रूव करने का पार्ट है राइट हैंड साइड, एज यू ऑल कैन सी यो, इट शुड बी एक्स वाई जेड। तो पहला तो हमारा रो बन गया एक्स वाई जेड, अब दूसरा था जेड एक्स वाई बनाना है। सो देखिए यहाँ पे पहला तो एक्स वाई जेड बन गया है, अब दूसरा हमें जेड बनाना है, जेड एक्स एंड देन वाई। तो ये भी बन रहा है जब मैं इनमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँ, करेक्ट। सो यू विल राइट लाइक दिस। Okay, let's begin now. Applying for R2. Okay, for R2, that is R2 minus R1. So it will be the common 2. Okay, x, y and z. और ये कुछ ऐसे बन रहा है, z plus x minus this x because R1 का, x plus y, x plus y minus this y, and y plus z minus this z. Okay, और थर्ड रो के एलिमेंट्स है y प्लस z, z प्लस x एंड x प्लस y. ओके, यू कैन सी योर दिस मैट्रिक्स। ओके, दिस डिटरमिनेंट जो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। ओके, नाउ योर furtherly it will look like this: 2 x y z, from your x is getting cancelled, y is getting cancelled, z is getting cancelled, so we're left with z, x and y, करेक्ट। थर्ड रो के जो हमारे एलिमेंट्स है वो ऐसे ही है एज इट इज़, उसमें कुछ अभी तक हम लोग ने चेंजेस नहीं किया। सो हम लोग को जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में है वो ऐसे है 2xyz देन zxy, लेकिन ये जो थर्ड रो है, ये थर्ड रो में जो हमें चाहिए वो चाहिए y, z एंड x। तो जब मुझे यहाँ पे y चाहिए तो z सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो z इसके साथ अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, यानी कि R3 को अगर मैं R2 के साथ सब्ट्रैक्ट करूँ तो z चला गया। यहाँ पे मुझे सिर्फ z चाहिए, x नहीं चाहिए, तो इधर ये दो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो x चला जाएगा। और यहाँ पे मुझे सिर्फ x चाहिए तो y सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो सिर्फ x बचेगा। सो योर वी कैन सी दैट देयरफॉर applying for this R3, that is R3 minus R2. Okay, so it will be like this: x y z, z x y. Over here it will be y plus z minus z, over here z plus x minus x, and x plus y minus y.
Okay, so it will look like this: 2, then x y z, z x y। यहाँ पे देखिए जेड जेड कट आउट हो गया, कैंसिल हो गया है, तो जो बचा हुआ है वो ऐसे है: y z and this x। So this is nothing but our right hand side. So we can see that therefore LHS is equal to RHS. Okay, that is nothing but we need to write the whole thing again, that is x plus y, z plus x, y plus z। फर्स्ट एलिमेंट हम लोग ने लिखे कॉलम के, अब सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पर। which is equal to this matrix because this is our right hand side. Okay, that's it. So this is how we solve the sum. The whole sum will be for 3 or 4 marks. Okay? Let's move for the next sum now. Let's start with the next question, that is question number third. Using the property of determinant, we have to show that this determinant का value is equals to 0. Okay, so we know that determinant का value 0 कब हो सकता है, जब दो कोई भी रो या दो कोई भी कॉलम अगर हम लोग के इक्वल होते हैं, यानी उनके अगर एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो फिर वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। सो हमें इन शॉर्ट ये जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम लोग ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे कैसे भी करके कोई दो रो हम लोग को इक्वलाइज करना है या फिर दो कॉलम को इक्वलाइज करना है, सो दैट राइट हैंड साइड हमें डायरेक्टली इक्वल मिल जाए, यानी इक्वल टू 0 हो जाए वो। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय कंसिडरिंग दिस लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एंड सी योर एज यू ऑल कैन नोटिस दिस कि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं। अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो एलिमेंट्स आप देख सकते हो 1 log x टू द बेस y, log x टू द बेस z। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आप देखो तो log x है टू द बेस y, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ log x टू द बेस e, log y टू द बेस e। ये मैंने किससे किया, तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग का log b टू द बेस c, तो वो लिखने का तरीका है log b टू द बेस e log c टू द बेस e। तो इसी तरीके से मैंने log x टू द बेस z को लिखा log x टू द बेस e अपॉन log z टू द बेस e। ओके, और वैसे ही हम लोग यहाँ पे log y टू द बेस x है, तो इसे देखिए कैसे लिखे हम लोग ने log y टू द बेस e log x टू द बेस e। फिर यहाँ पे जो log y टू द बेस z है, तो यहाँ पे हम लोग ने log y टू द बेस e log z टू द बेस e। तो ये जो सेकेंड कॉलम है उसके जो दो ये एलिमेंट्स हैं उनमें आप देख सकते हो log y टू द बेस x है और log y टू द बेस z। तो log y तो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे log x थी, तो वैसे ही थर्ड कॉलम में आप देख सकते हो log z है, तो log z टू द बेस x को हम लोग ने लिखा log z टू द बेस e अपॉन log x टू द बेस e। सिमिलरली log z टू द बेस y को हम लोग ने लिखा log z टू द बेस e अपॉन log y टू द बेस e। ओके, अब आते हैं ये जो डायगोनल एलिमेंट्स में आपको दिखाई दे रहा है 1 1 है। ओके, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स का 1 1 को देखो हम लोग कैसे रिप्लेस करें। दिस 1 कैन बी रिटन एज log x ओके टू द बेस e, और यहाँ पे भी log x टू द बेस e। ओके, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो के आंसर इसका 1 ही होगा, सो 1 कैन बी रिटन एज log x टू द बेस e log x टू द बेस e। सिमिलरली यहाँ पे y और हम यहाँ पे y है log y, इसके लिए 1 को हम लोग लिखेंगे log y टू द बेस e log y टू द बेस e। ओके, और वैसे ही यहाँ पे 1 है और यहाँ पे log z है, तो लिखेंगे log z टू द बेस e log z टू द बेस e। इस तरीके से अभी हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। सो नाउ from this determinant, as you all can see, we are having something common at the denominator, that is log x to the base e log x to the base e log x to the base e, correct? Over here log y to the base e log y to the base e log y to the base e log z to the base e log z to the base e and log z to the base e। So what we can do, we can take out this common log x log y to the base e and log z to the base e from all the three rows। Okay, so you will write accordingly, taking log x to the base e 1 upon log y to the base e
1 upon log z to the base e. Okay, we are taking this common from r1, r2, r3 respectively. Okay, so by taking this common, our left hand side will be like this. I'll take this common, that is log x to the base e, then log y to the base e, then log z to the base e. Okay, and then what I'll have in this determinant is log x to the base e over your log x to the base e over your log x to the base e. From here it will be log y to the base e, log y to the base e, log y to the base e. In the last column it will be log z to the base e, log z to the base e, and log z to the base e. Okay, now we can easily see that my all the three rows are of same elements. Okay, so of course this determinant will be equal to 0, और ये जो हम लोग का कॉमन है, जब ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर पूरा ज़ीरो ही बनेगा. ओके, सो इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज इक्वल्स टू 0. मैंने पहले ये कॉमन भी लिखा, फिर इसका आंसर जो मुझे 0 मिला है वो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंड फाइनली द आंसर इज इक्वल्स टू 0. दैट इज़ नथिंग बट आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड. करेक्ट, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिल चुका है. दैट मीन्स वी आर done with this, that this matrix is equals to 0. So finally after writing this left hand side equal to right hand side हमें ये पूरा वापस लिखना होता है. Okay, then we are done with the sum. Now let's move on for the next sum. Now let's begin with the fourth question. It says that to solve the following equation, okay, we need to solve this equation where we are having both our left hand side and right hand side. Okay, इन्हें simultaneously solve करना है दोनों भी sides को लेकर, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो solve मतलब ये इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज होता है उसका वैल्यू हमें ढूंढना होता है. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज ओवर हियर, इसे हम लोग एक्सपांडिंग मेथड से नहीं जाएंगे बिकॉज अगेन इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग सम. सो बेटर हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आई कैन डू लाइक दिस कि R2 ये जो मेरे पास रो है उसमें से मैं R3 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. तो मेरे पास थोड़ा और बोलते हैं ना सिंप्लीफाई करके टर्म्स आएंगे, सो वो ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव रहेगा सॉल्विंग के लिए. तो मैं वैसे करूँगी यहाँ पे. सो योर आई राइट इट लाइक दिस, अप्लाइंग R2 that is R2 minus R3. ओके, सो अगर मैं ये करूँ तो ये फर्स्ट रो तो मेरा वैसे ही है. ओके, सेकेंड रो में कुछ चेंजेस आएंगे, दैट इज़ 0 minus 0. ओके, देन x minus 2 minus 0, and then x minus 3 minus x minus 3. Okay, over here it will be 0 0 and x minus 3 which is equals to 0. तो ये further solving कुछ ऐसे देगा हमें, x minus 1 0 0 x minus 2 0, then your it will be like this x minus 2. यहाँ पे ये पूरा देखिए, ये ब्रैकेट पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे x माइनस 3. तो आपको पता चलता रहेगा कि मैंने बराबर R2 माइनस R3 इसके लिए किया था कि ये दो सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो ताकि यहाँ पे कुछ मेरे पास 0 मिले, तो एटलीस्ट थोड़ा तो इवैल्यूएट हो गया. बराबर है. अब हम लोग सॉल्विंग के लिए जाते हैं. नॉर्मल एक्सपैंडिंग अभी करेंगे बिकॉज जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ तक लेके आए हैं. ओके, अब यहाँ पे हमें नॉर्मल डिटर्मिनेंट से करना है, तो मैं ये टर्म ले लेती हूँ फर्स्ट. तो इसका जो डिटर्मिनेंट रहेगा कुछ ऐसे रहेगा, अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का, तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे ये दो, मतलब ये रो एंड ये कॉलम. तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, दैट इज़ x माइनस 2 0 0 एंड x माइनस 3. देन आई एम कंसिडरिंग दिस x, तो आपको बीच में माइनस साइन दिखना है. इसके लिए आपका ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का है वो एलिमिनेट हो गया, और ये सेकेंड कॉलम है तो ये एलिमेंट, तो बचे
हुए एलिमेंट्स है 0 0 0 x माइनस 3। देन आपका आ रहा है ये एलिमेंट दैट इज़ x माइनस 2। फिर यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का है और लास्ट कॉलम ये हटा दो तो बचे हुए 4 एलिमेंट्स ये हैं विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसका फर्दर सॉल्विंग देखिए कैसे होगा। दिस विल बी लाइक दिस x माइनस 1, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करो तो ये x माइनस 2 और x माइनस 3 और ये आपस में 0 0 माइनस होते जाएंगे। तो लिखो या ना लिखो इट्स ओके, 0 नहीं लिखते यहाँ पे फिर भी चलेगा। इसका तो देखिए प्रॉपरली माइनस x, 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0, 0 इंटू 0 इज़ 0 प्लस यहाँ पे आते हैं x माइनस 2 लिखते हैं, यहाँ पे 0 इंटू 0 इज़ 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ आफ्टर दिस विल हैव द नेक्स्ट स्टेप एज ये हमें मल्टीप्लाई करना है। सो इसका देखिए ये तो सब ज़ीरो बना, ये भी ज़ीरो बनने वाला है, ये भी ज़ीरो बनने वाला है, तो हमें बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे देखिए कैसे होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना दैट इफ़ द फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगा, इट इज़ इक्वल्स टू 1। ओके, और x विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 और x विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 3। सो दिस आर द 3 वैल्यूज़ आई कैन हैव फॉर x। ओके, सो ऐसे हम लोग ने ये सम को पूरा सॉल्व किया था। देखिए एक बार मैं वापस बताती हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे R2 माइनस R3 इसके लिए किया ताकि इसमें कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसमें सिंप्लीफाई होकर ये ज़ीरो बना था। इसके आगे और कुछ हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर अभी तभी तो हमें एक्सपांडिंग ही करना पड़ेगा। सो आई जस्ट अप्लाइड द एक्सपांडिंग फॉर्म ओवर योर। एक्सपांडिंग करने से हमें कुछ ये मिला आंसर, x के 3 वैल्यूज़। ओके, because all the three brackets are equal to 0. So if I consider first bracket equals to 0, from there I'll get x equals to 1. Second bracket equals to 0, from there I'll get x equal to positive 2. Third, if I'll consider the third bracket equals to 0, then जो negative 3 है वो यहाँ पे positive। देखिए जो negative 1 था वो positive 1, negative 2 था वो positive 2 and negative 3 था वो positive 3 में मिला। Okay, so here we are done with this exercise. Thank you so much. Like, share and subscribe to my channel.